Assalamu alaikum, students. Uh, this is your numerical analysis lecture, week 5. Basically, in this lecture, we will focus on one more method, that is Newton-Raphson method, and along with that, we will do some examples that how to solve this Newton-Raphson method. बेसिकली जो न्यूटन राफसन मेथड है, ये भी जिस तरह हमारे पास बाकी हमने मेथड्स को देखा है, ये भी उन मेथड्स में से जस्ट लाइक बाइसेक्शन मेथड है, या आपने फॉल्स पोजीशन मेथड देखा, या आगे हम जो दूसरा मेथड भी देखेंगे, तो ये भी एक मेथड है। और यहाँ पे हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग बेसिकली जो रूट की लोकेशन है वो फाइंड करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, अब ये जो न्यूटन राफसन मेथड है, ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड है। रीज़न अब आगे भी जाके हम देखेंगे कि ऐसा क्यों है। अगर मैं सिंपल रीज़न इसका बताऊं, तो जो इसका अपना रेट ऑफ कन्वर्जेंस है, वो बहुत मतलब आपको जो रूट बहुत कम आइटरेशंस में आपको मिल जाता है। और यही रीज़न है क्योंकि इसकी वजह से इसकी जो सारी कंपटीशन है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अगर आप सॉल्व भी करेंगे, तो आपका जो डिजायर्ड रिजल्ट होता है वो 3 या 4 आइटरेशंस में आ जाता है। बेसिकली ये टेलर सीरीज पे बेस करता है, और हम इसको आगे ड्राइव करके भी देखेंगे कि किस तरह से ड्राइव हुआ है। Generally, it is a convenient method for function whose derivatives can be evaluated analytically. It may not be convenient for functions whose derivatives cannot be evaluated analytically. तो बेसिकली हमने ये देखा था कि जो हम दूसरे मेथड्स देख रहे थे, जस्ट लाइक मैं अगर बात करता हूँ बाइसेक्शन मेथड की, तो बाइसेक्शन मेथड में, जिस तरह मैं पहले भी एक रिपीट कर चुका हूँ, बाइसेक्शन मेथड में हम क्या करते थे कि ये हमारे पास एक पॉइंट होता था और हम इसको मज़ीद इसको बाइसेक्ट कर करके डिफरेंट दो पॉइंट्स के दरमियान, और फिर जाके अपने रूट तक पहुंचते थे। अब ये मेथड जो होता था वो क्या होता था, बहुत ज़्यादा लेंदी होता था, नंबर ऑफ आइटरेशंस बहुत ज़्यादा होती थी, तो हम ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। दूसरा हमने फॉल्स पोजीशन देखा। फॉल्स पोजीशन बाइसेक्शन से बेहतर था, लेकिन उसके अंदर भी जो नंबर ऑफ आइटरेशंस थी वो हमारे पास कम नहीं हुई है, और इसीलिए जो न्यूटन राफसन मेथड है, वो अब हम देखेंगे कि वो क्या, और ये भी देखेंगे कि क्या नंबर ऑफ आइटरेशंस जो है वो उसके अंदर कम हुई हैं या नहीं। तो हम यहाँ पे करते क्या हैं कि एक आपके पास ये जो आपको ब्लू कलर में नजर आ रहा है, एक कर्व है, और मैं कहता हूँ इसके अंदर जो रूट की जो लोकेशन है वो यहाँ पे है, कि ये तो खैर आपको नजर आ रही है। तो हम क्या करते हैं, इस कर्व के साथ एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये जो आपको लाइन नजर आ रही है, हम क्या करते हैं यहाँ पे रूट के साथ, इस कर्व के साथ क्या ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो जैसे ही हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पे जो मेरे पास स्लोप की इक्वेशन है। ठीक है, अब आप लोग सब जानते हैं जो इक्वेशन ऑफ स्लोप है वो क्या है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। अ, यहाँ पे इस जगह पे
मुझे सॉरी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m और x माइनस x1। तो ये वो इक्वेशन है जो जिसको हम ऑलरेडी जानते हैं, और इसी के ऊपर बेस करते हुए हम इसको ड्राइव भी करेंगे अपने आने वाले लेक्चर में। तो ये जो है ना थोड़ी सी इम्पोर्टेंट इक्वेशन है और हम बहुत अच्छी तरह से इससे वाकिफ हैं। अब यहाँ पे ये है कि जैसे ही आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इस जगह इस पॉइंट पे, तो आप ये देखते हैं यहाँ पे आपके पास ये जिस तरह आपने फर्स्ट आइट्रेशन की और इधर ये पॉइंट आया आपके पास, ठीक है, तो ये एक्स आई हो गया। इसी तरह जब आप नेक्स्ट आइट्रेशन करेंगे तो मजीद ये पॉइंट क्योंकि रूल देखें वही फॉलो हो रहा है जो हम आइट्रेशन का फॉलो करते हुए आ रहे हैं कि जब भी हम आइट्रेशन करते हैं और हमारे पास एक नई वैल्यू आती है तो वो हम अगली वैल्यू में यूज करते हैं, और यही इसका मेथड है। तो फर्स्ट आइट्रेशन आपकी यहाँ होती है, दूसरी यहाँ होती है, और तीसरी में आपके पास रूट आ गया। तो इसका देखिए रेट ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो कितना ज़्यादा फास्ट है एज कंपेयर टू द प्रीवियस मेथड जो हमने परफॉर्म किया था। अच्छा, तो इसको भी मजीद हम आगे चल के देखेंगे भी कि ये मुकम्मल तौर पर इसका जो फॉर्मूला है वो ड्राइव कैसे हुआ है। और लेकिन उससे पहले जो है वो हम इसके अंदर कुछ एडवांटेजेस और जो डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, देखें तो ये नेसेसरी नहीं है कि किसी भी चीज़ के सिर्फ एडवांटेजेस ही हों, उसके डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। तो इसी तरह इसके भी हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, लेकिन यहाँ पे हम इसको कंपेयर किससे कर रहे हैं, एक तो प्रीवियस मेथड से, और जो वो कह लें जो मेजर जो एक हमारी केपीआई है फॉर फॉर डिटर्मिनेशन के कौन सा मेथड बेस्ट है, वो है कन्वर्जेंस। जाहिर है जिसकी ज़्यादा हमारे पास बहुत जल्दी कन्वर्ज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि जो नंबर ऑफ आइट्रेशंस हैं वो उसके अंदर जो है वो कम है। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ये जो बार बार मैं नंबर ऑफ आइट्रेशंस का यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ, उसको थोड़ा सा समझना भी ज़रूरी है। देखिए, नंबर ऑफ आइट्रेशंस बेसिकली हैं क्या? नंबर ऑफ आइट्रेशंस ये हैं कि एक तो बाय हैंड आप क्वेश्चंस को या प्रॉब्लम को या कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको दी जाती है, आप उसे सॉल्व करने बैठते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब आप ये देखते हैं कि जो कंप्यूटर प्रोग्राम है, ठीक है, और मतलब आपने कोई भी बहुत बड़ा एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया है और उसके जो है वो आप कंपटीशन करने चाहते हैं, और आगे जाके हम देखेंगे भी, तो उसके अंदर अगर नंबर ऑफ आइट्रेशन ज़्यादा आएंगी तो इसका मतलब है कि जो मशीन होगी उसको भी क्या लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा उस को सॉल्व करने में। और दूसरा ये कि उसका जो पीरियड है वो क्या हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा। तो हम जब भी हमें फास्ट कैलकुलेशंस चाहिए होती हैं तो हम कभी भी ऐसा नहीं करते, तो हम हमेशा वैसा एल्गोरिथम यूज़ करते हैं जो हमारे इसके लिए बेहतर हो। तो जो बेसिकली एडवांटेज है वो फर्स्ट यही है कि ये जो वन ऑफ द फास्टेस्ट कन्वर्जेंस टू द रूट है। सेकंड ये कि कन्वर्ज ऑन द रूट quadratically near a root the number of significant digits approximately doubles with each step। अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हमने बाइसेक्शन मेथड में देखा हो क्या रहा था, अगर आप लोगों को मैं प्रीवियसली थोड़ा सा रिमाइंड करवाऊं, कि जब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते थे तो पहली आइट्रेशन से दूसरी आइट्रेशन में जो हमारे पास वैल्यू आती थी
तो वो जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बाद अ, जो हमारे पास वैल्यू आती थी, तो वो उसका वो एक डबल मतलब 3 या 4th आइट्रेशन में जाके उसका चेंज होता था। लेकिन न्यूटन राफसन जो है वो चूंकि एक फास्ट मेथड है, तो इस वजह से जो इसका जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्योंकि बहुत फास्ट है, तो ये क्या करता है, ये जो डेसिमल पॉइंट्स का जो इशू हमें आता है वो उसको इस तरह से होने नहीं देता, और वो जल्दी जल्दी जो है वो जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है, नियर अ रूट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स अप्रोक्सीमेटली डबल्स एट विद ईच स्टेप। अच्छा, सेकेंडली, this led to ability of the Newton-Raphson method to polish a root from another convergence technique. Easy to convert to multiple dimension can be used to polish a root found by other method. अच्छा, ये जो आखिरी बात एक लिखी हुई है, कैन बी यूज्ड टू पॉलिश अ रूट फाउंड बाय अदर मेथड। अब जाहिर है, देखें, हम जब भी चीज़ें और मेथड्स एक दूसरी चीज़ों से सॉल्व कर रहे होते हैं, तो हम हमारी जो फुल एंड फाइनल जो एफर्ट होती है वो ये होती है कि हाँ, हम जो हैं वो इसको इस तरह से सॉल्व करें, और कि जो है ना हमारा जो आंसर है वो बड़ा परफेक्ट आ रहा हो। अब यहाँ पे आंसर से मुराद कोई मैथ का क्वेश्चन नहीं है। आंसर से मुराद ये है कि वो जो रेट ऑफ एरर है वो क्या आ रहा हो, मिनिमम आ रहा हो। तो इस वजह से हम अगर किसी और मेथड से सॉल्व किया हुआ जो आंसर होगा उसको अगर न्यूटन राफसन में करेंगे, तो मजीद वो क्या हो जाएगी, वो वैल्यू रिफाइन होगी। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं न्यूटन राफसन के। इसके साथ कुछ ज़ाहिर है डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो पहला ये है, मस्ट फाइंड द डेरिवेटिव, पुअर ग्लोबल कन्वर्जेंस प्रॉपर्टी, डिपेंडेंट ऑन इनिशियल गेस, मे बी टू फार फ्रॉम लोकल रूट, और मे इनकाउंटर ज़ीरो डेरिवेटिव, और मे लूप इंडेफिनेटली। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। अच्छा, अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है एप्लीकेशन। और जो एप्लीकेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो एप्लीकेशन, और इस तरह मैं आपको जो केस स्टडीज़ भी दे रहा हूँ साथ में पढ़ने के लिए भी, तो वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द रीज़न इज़ क्योंकि हमने जो है वो ये कोई न्यूमेरिकल एनालिसिस को कोई एज अ मैथ्स कोर्स लेके नहीं चलना है, इसको हमने एप्लीकेशन बेस्ड कोर्स लेके चलना है, कि हम मैथ्स के अंदर जो प्रॉब्लम्स, हमारे इंजीनियरिंग में जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको डिफरेंट न्यूमेरिकल मेथड्स के थ्रू हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ दो एग्जांपल्स हैं जिनको मैं आपके साथ अभी एप्लीकेशन वाइज हैं वो डिस्कस करूंगा, और वो बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, हम सब अभी आप लोग 5th सेमेस्टर में हैं, तो अभी तक हमें इतना पता चल गया होगा कि एक तो बैलेंस फेज क्या होता है, अनबैलेंस फेज क्या होता है। तो जिसको नहीं भी पता, तो एक दफ़ा हम इसको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। आ, इतना हमें पता है कि हमारे पास जो है वो आ, 3 फेजेस होते हैं, जिसको मैं कहता हूँ, एक मेरे पास रेड फेज है, दूसरा ब्लू फेज है, और तीसरा मेरे पास येलो फेज। अच्छा, एग्जांपल, थोड़ी सी टिल्ट है टुवर्ड्स पावर, और बाकी भी होपफुली, क्योंकि ईएनए में ऐसे कोर्सेज में हम पढ़ के आ चुके हैं। अब होता क्या है कि हम ये चाहते हैं कि इन तीनों के अंदर क्या फ्लो हो रही है, वो इन तीनों के अंदर क्या फ्लो हो रहा है, वोल्टेजेस फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, V1 होगा, यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, V2 होगा, यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, V3 होगा। ऐसे ही है। और अब बैलेंस कंडीशन क्या हो सकती है, बैलेंस कंडीशन बिल्कुल आपको
कोई रॉकेट साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप उस पे चले जाएं। अगर आप करंट की मद में बात कर रहे हैं तो करंट में, और अगर आप वोल्टेज की मद में बात कर रहे हैं कि हम ये कहते हैं कि इसका बैलेंस कंडीशन तब होगी अगर मैं करंट की टर्म्स में बात करूं कि जो आई न्यूट्रल है, आई न्यूट्रल है वो क्या होना चाहिए, ज़ीरो। अच्छा, अब ये आई न्यूट्रल क्या है? आई न्यूट्रल ये है, ये मेरे पास क्या है, तीन डिफरेंट फेजेस हैं। इसका मतलब है कि अगर मैं फेज वन की बात करूं तो यहाँ पे करंट क्या फ्लो हो रहा होगा, आई वन। फेज टू की बात करूं तो यहाँ पे क्या करंट फ्लो हो रहा होगा, आई टू। फेज थ्री की बात करूं तो यहाँ पे क्या फ्लो हो रहा है, करंट आई थ्री। अब जो बेसिक रूल है वो ये कहता है कि भाई जो इनका सबका सम होगा ना, मतलब जो एक्सेसिव जिसे हम लॉस करंट कहते हैं, यानी जो लॉस होता है वो आपका न्यूट्रल वायर से फ्लो करता है। आइडियली ये न्यूट्रल क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता क्योंकि कुछ ना कुछ यहाँ पे अनबैलेंस होता है, और इन अनबैलेंसिंग की वजह से, और ये इक्वल होता है किसके, यहाँ पे लिख देते हैं आई एन के। ठीक है, अब ये आई एन का मतलब है यहाँ पे ये जितना भी इनका अनबैलेंस करंट होगा वो किससे फ्लो कर रहा होगा, आई न्यूट्रल से। और आइडियली क्या होना चाहिए, आई न्यूट्रल जीरो। ठीक है। अच्छा, जो रिसर्च हो रही है वो किसके ऊपर हो रही है, वो ये हो रही है कि क्योंकि ये न्यूट्रल करंट, यहाँ पे न्यूट्रल में जितना भी करंट फ्लो होगा वो हमारे पास क्या शक्ल होगी, वो हमारे पास लॉस की शक्ल होगी। क्यों, वो अनबैलेंसिंग की वजह से आपके पास जो है वो करंट न्यूट्रल में फ्लो कर रहा है। अब इसका मतलब है कि ऐसी कंडीशन में जब न्यूट्रल में ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो इसका मतलब है कि आपका सिस्टम क्या है, अनबैलेंस है। ठीक है, तो होपफुली आप पहले जरा प्रॉब्लम इस वजह से मैंने समझाई कि थोड़ा सा आप उसको जरा उसको रिमाइंड करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं। इसी तरह पावर फ्लो के अंदर भी और थ्री फेज का हमें पता है, ज़ाहिर थ्री फेज का मतलब है कि तीन वायर्स, रेड येलो ब्लू और न्यूट्रल वायर। तो यहाँ पे हम जब भी थ्री फेज की बात कर रहे होंगे और अनबैलेंस पावर फ्लो की बात कर रहे होंगे तो ऐसे केस में हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, आ, वो पॉइंट फाइंड करना चाहते हैं जहाँ पे हमें जो है वो बैलेंस जो है वो चीज़ मिल सके। तो ऐसी कंडीशन में हम जो है वो डिफरेंट जो ये जो न्यूटन राफसन का जो मेथड है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये तो एक सिंपल सी एग्जांपल है, और क्योंकि हम अपनी डेली उसमें यूज़ कर रहे होते हैं तो ये होपफुली तमाम लोगों के लिए एक आसान रही होगी, क्योंकि एप्लीकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेकंड मेथड है, सेकंड एप्लीकेशन है एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन राफसन इन पावर फ्लो सिस्टम ऑपरेशन एंड कंट्रोल। अच्छा, ऑपरेशन पावर सिस्टम ऑपरेशन एंड कंट्रोल क्यों है? पावर सिस्टम ऑपरेशन एंड कंट्रोल का तो पहले तो मतलब समझ लेते हैं वो क्या है। आ, देखें, हम हमारे यहाँ पे कोई भी जो है वो जब भी पावर जनरेट हो रही है तो उसका ये मतलब है कि पूरे मुल्क की अगर लेट्स से मैं कहता हूँ कि मैं ये कहता हूँ कि लेट्स से आपके मुल्क की जो अभी करंट रिक्वायरमेंट है वो है 28,000 मेगावाट। ठीक है। अच्छा, ये रिक्वायरमेंट वेरी करती रहती है सीजन टू सीजन, बट एक जनरल एस्टिमेट इतना ही है। अब होगा क्या कि अब पूरी मुल्क की पावर कहाँ इकट्ठी हो रही होती है, सेंट्रल ग्रिड स्टेशन पे। ठीक है। अब वहां से डिवीजन होती है, अब आपको इतना पता होगा कि 500 केवी की लाइन होती है, फिर 220 की होती है, फिर 132 की होती है, इसी तरह 132 से 11 पे होती है,
11 से 44220 आपके घरों में डोमेस्टिक लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट होती है। अब ये जो 28,000 मेगावाट है, अब इसको इसके अंदर जनरेशन करने के लिए बहुत सारे ज़ाहिर कंस्ट्रेंट होते हैं। इसका मतलब है कि मुझे एक बात समझ में आ गई कि ये जो 28,000 का फिगर है ये किसी एक जगह से नहीं आ रहा होगा। ठीक है, अब ये कहाँ से आ रहा होगा? ये डिफरेंट लोकेशन से आ रहा होगा। इसका मतलब है कि पूरे पाकिस्तान में, ये मैं ये कहता हूँ पूरा पाकिस्तान है, और यहाँ पे क्या है, ये जो मैं कहता हूँ ये जो रेड डॉट्स हैं ये क्या शो कर रहे हैं? मैं फॉर एग्जांपल ये शो कर रहे हैं पूरे मुल्क के जितने भी पावर जनरेशन स्टेशन है उनको ये डिपिक्ट कर रहा है। ठीक है, अब होगा क्या, इसमें से कौन सा पावर प्लांट जो है वो ऑपरेशन में आना चाहिए और कौन सा नहीं आना चाहिए, इसका फैसला होता है। और उसका फैसला किस चीज पे होता है? ऑन द बेसिस ऑफ हीट रेट कर्व। और हीट रेट कर्व बेसिकली क्या है? हीट रेट कर्व ये आपको जो है वो इसकी कॉस्टिंग करने में आसानी होती है, क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी जो है वो ऐसा प्लांट नहीं चलाएगी अगर उसकी कोई मजबूरी ना हो कि जो उसको कॉस्टली पड़े, यानी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो ज्यादा पड़े। लेकिन अब ये जो सारी कैलकुलेशन है कि कौन सा प्लांट कब चलना है, किसको बंद होना है, ये कैसे होती है, तो यही वो एप्लीकेशन है न्यूटन राफसन। ठीक है, कि जो हर, ये मैं कहता हूँ ना, नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं? 10 प्लांट्स हैं, 10 में से बेस्ट कन्वर्जेंस रेट किसका आएगा? ठीक है, तो वो हम वो चलना चाहिए। तो इसका मतलब है ये उसकी क्या है, एक प्योर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जो हमें ये बता रही होती है कि किस वक्त कौन सा प्लांट चलेगा। इसी तरह कि जब किस वक्त कौन सा प्लांट चलेगा, तो ये हमें ये भी बता देता है कि कौन सा प्लांट हमें बेस्ट कॉस्ट में प्रोवाइड करेगा। आपको मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। अगर आप हाइडल की बात करते हैं तो हाइडल में आपको सबसे ज़्यादा जो है वो मतलब जो है वो सस्ती बिजली जो है वो मिलती है। लेकिन अगर आप वही जो है वो डीजल जनरेशन पे शुरू कर देंगे तो वो आपको क्या हो जाएगी? सबसे ज़्यादा महंगी बिजली मिलना शुरू हो जाएगी। यानी अगर आपको हाइडल पे जो है वो 2.5 रुपीज़ पर यूनिट मिलती है, तो डीजल पे आपको मे बी 25 to 30 रुपीज़ पर यूनिट मिले। ठीक है, या इससे कम भी हो सकता है। तो रीज़न क्या है? तो हमेशा हम क्या चाहेंगे कि कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन हो। तो उसके लिए जो है वो इस तरह के मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं। अब अगला सवाल ये हो सकता है कि सर क्या इस तरह के जो मेथड्स हैं वो सिर्फ ऐसे ही वहां पे बैठे हुए लोग अप्लाई कर रहे थे? नहीं, याद रखिएगा हमेशा एक बेसिक मेथड होता है और उसकी एप्लीकेशंस जो हैं वो आगे जाके अप्लाई हो रही थी और उनके डिफरेंट एल्गोरिथम्स बनाए जाते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्पेसिफिक स्पेसिफाइड एल्गोरिथम्स उन चीज़ों में फिट इन किया जाता है। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर, क्योंकि अंडर ग्रेजुएट लेवल है और अंडर ग्रेजुएट पे हम उसकी एप्लीकेशंस पढ़ ही इस वजह से रहे कि हमें वो टूल तो पता हो जो हमने आगे जाके उसके अंदर यूटिलाइज करना है। तो इस तरह से जो हमारा ये जितना भी ऑपरेशन एंड कंट्रोल, क्योंकि ये जनरेशन का पार्ट आता है, तो इसके अंदर हम इसको संभालते हैं। मजीद भी एग्जांपल्स हमारे पास हैं और होपफुली कि ये जो है वो एग्जांपल्स हमें एप्लीकेशन वाइज थोड़ा सा मजीद क्लियर हुई होंगी। क्योंकि रीज़न ये है कि एप्लीकेशंस के बगैर जो है वो इसको पढ़ना जो है वो कोई सही ठीक अप्रोच नहीं है। तो ये इसकी दो बेसिक एप्लीकेशंस थी। अब जो हमारे पास इसकी एक और, अच्छा हाँ, अब इसको प्रूव कर लेते हैं कि ये
जो है ये वैल्यू यहाँ पे आई कैसे। जिस तरह मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि हुआ क्या है कि आपने जो है वो एक कर्व ड्रॉ किया है यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इसका रूट अभी बाज़ाहिर आपको ये लग रहा है कि यहाँ पे लाई कर रहा है, लेकिन आप इसको फाइंड कैसे करेंगे। आप बिल्कुल उस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये थोड़ा सा सीधा हो गया तो टेंजेंट थोड़ा सा उस लाइन का टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। मे बी वो पॉइंट यहाँ कहीं पे आ रहा होगा, ठीक है। अब जो पॉइंट यहाँ कहीं पे आ रहा है तो इसका मतलब है कि इक्वेशन, लाइन इक्वेशन जो है वो उसके ऊपर क्या हो रही है, अप्लाई हो रही है। तो मैं क्या इस इक्वेशन को, इस चीज को, ये जो टेंजेंट है इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, जो बिल्कुल शुरू में मैंने आपको एक बेसिक फार्मूला बताया था, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो क्या मैं उसको इस तरह से लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, y माइनस एफ ऑफ एक्स ऑफ नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जो इनिशियल कंडीशन यहाँ पे क्या आई, x1 और 0 कंडीशन आई। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर ये वैल्यूज को पुट किया और 0 एक्स माइनस एक्स वन माइनस एक्स नॉट इक्वल है किसके, माइनस एफ एक्स नॉट के। तो ये जो एक्स माइनस एक्स वन माइनस एक्स नॉट था ये ऑलरेडी यहाँ पे आ गया था, तो ये किसके बराबर हो गया, इसके। अगेन एक्स नॉट इधर माइनस में, मैं उसको इक्वल टू के दूसरी तरफ ले गया, तो ये मेरे पास एक्स वन किसके बराबर हो गया, एक्स नॉट माइनस एफ एक्स नॉट ओवर डेरिवेटिव ऑफ एक्स नॉट। और क्योंकि ये वाली अच्छा इक्वेशन थी जो हमने ऊपर इसको मेंशन किया था। अब यहाँ पे मेरे पास दो चीज़ें आ गई हैं। ये जो, जब ये जो ये समझे इनिशियल वैल्यू से मेरे पास आई है, इसके बाद मैं जिस तरह आइट्रेशंस उसकी बढ़ाता जाऊंगा, तो जो नंबर ऑफ आइट्रेशन है जब वो बढ़ेंगी, जाहिर सी बात है, तो इसका मतलब है कि मेरे पास नेक्स्ट वैल्यूज आती जाएंगी और जो एरर है, वो एरर रेट है, वो मेरे पास क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। या जो भी मेरे पास डिजायर्ड वैल्यू है वो आती जाएगी। तो ये मेरे पास बेसिक फार्मूला है किसका, न्यूटन राफसन मेथड का, ठीक है। तो जिसके थ्रू जो है हमने क्या किया हुआ है, ये वो इक्वेशन को ड्राइव किया हुआ है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक छोटी सी एग्जांपल उससे रिलेटेड। वो एग्जांपल ये है कि फाइंड बाय न्यूटन राफसन मेथड रूट ऑफ इक्वेशन। बहुत सिंपल इक्वेशन गिवन है आपको, एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और कुछ नहीं, सेम वो इसी तरह, क्योंकि इनिशियल कंडीशंस आपको पहले से गिवन नहीं है, तो इसका मतलब है ये वो इनिशियल कंडीशंस हैं जो आपने खुद से क्या करनी है, एज्यूम करनी है। और हमने क्या कि जो हमें एक माइनस में नेगेटिव वैल्यू और एक पॉजिटिव वैल्यू जो हमें करीब तर मिलती है, हम उसको यूटिलाइज करते हैं। तो फंक्शन की वैल्यू जब हमने 2 रखी तो हमारे पास वैल्यू आ रही थी -3। और इसी तरह फंक्शन की वैल्यू जब हमने 3 रखी है तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, 16। तो इसी तरह जब हम फर्स्टली उसको सॉल्व कर रहे होंगे तो हम इसका डेरिवेटिव निकाल देते हैं। तो एफ ऑफ एक्स है, ये हमारे पास इक्वेशन थी, तो इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो 3x² माइनस 3 है। तो ये वाला जो फार्मूला है ये ऑलरेडी हम अपने जो हमारी पिछली स्लाइड थी उसके अंदर देख चुके हैं। और उसको हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझ भी लिया है। तो यहाँ पे ये जो एक्स नॉट की वैल्यू, ये हम इसको ज़रा देखते हैं कैसे पुट हुई। एक्स एन प्लस वन एक्स एन थी। अब जो एन है वो आपने क्या रखना है, सबसे पहले 0, ठीक है। अब एन 0 रखने का मतलब क्या है कि ये इस इक्वेशन में जब आपने एन को 0 रखा है,
ठीक है, तो n को 0 रखने से आपके पास, क्योंकि x नॉट आपने ऑलरेडी क्या रखा हुआ है, 2 रखा हुआ है, तो n को 0 रखने से आपके पास ये सारी इक्वेशन क्या आई है, ये इस तरह से आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो n को 0 रखने से 2.33 आपके पास वैल्यू आई। इसी तरह यानी जो नेक्स्ट आइटरेशन पुट n इज इक्वल टू 1, तो हमें x नॉट की वैल्यू ऑलरेडी हम पिछली इक्वेशन से लेके आ चुके हैं, तो यहाँ पे जो x1 की वैल्यू होगी वो हम पिछली इक्वेशन वाली यहाँ पे पुट करेंगे, और जैसे ही हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की तो दिस बिकम 2.33 क्यूब माइनस 3 इंटू 2.33 माइनस 5। तो ये हमारे पास क्या आ गई, जो x2 की एक और मज़ीद वैल्यू आ गई। इसी तरह जब मैंने n इज इक्वल टू 2 रखा है, यानी अब मज़ीद जो x2 की वैल्यू जो मेरे पास यहाँ पे आई थी 2.2805, तो वो अब मैंने क्या रख दी, वो x3 में, x3 को फाइंड करने के लिए मुझे x2 में वो वैल्यू रखनी पड़ी है। और जैसे ही मैंने वो वैल्यू रखी है तो इसके लिए ये मुझे क्या है, ये मैंने इसको सॉल्व किया है, और सॉल्व करने के बाद मुझे ये एक सर्टेन इक्वेशन, ये जो वैल्यू है ये मिल गई है। तो सेम इज़ द केस, मैं इसको मज़ीद आगे सॉल्व करता हूँ और मैं x4 की वैल्यू फाइंड करना चाहूँगा। x4 की वैल्यू जब मैंने फाइंड करनी है तो x3 जो है वो मुझे प्रीवियस वैल्यू वाला रखना पड़ेगा, और जब मैंने प्रीवियस वैल्यू का x3 रखा है तो जो मेरे पास वैल्यू आई है वो x4 की आई है, और x4 की मेरे पास 2.2790 आई है। अगेन ये जस्ट एक आपको एक सिंपल सी एक आपको एग्जांपल करवाई गई है, लेकिन न्यूटन राफसन के स्टॉपिंग क्राइटेरिया हैं, ज़ाहिर है कि वो क्वेश्चन, वो आइट्रेशन आपने कहाँ जाके रोकनी है, तो वो हम अपने आने वाले जो हमारी एग्जांपल्स होंगी उनके अंदर भी डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से ये जो स्टॉपिंग क्राइटेरिया है ये इसके अंदर इम्प्लीमेंट होता है, और इम्प्लीमेंटेशन के बाद ज़ाहिर है कि हमें उससे हासिल क्या होता है। तो ये हमारा जो है वो लेक्चर का फर्स्ट पार्ट था, और सेकंड पार्ट को हम नेक्स्ट एग्जांपल से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे।